स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट्स, आयोनिक मीन्स इट इन्वॉल्व आयॉन्स। ठीक है, अब जो भी हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे उसके अंदर आयॉन्स भी होंगे। ओके, तो देखो आयोनिक इक्विलिब्रियम, अब कोई भी आयन किससे बनेगा? HCl, it will dissociate to give H positive Cl negative. KCl, it will dissociate to give K positive Cl negative. कोई भी सब्सटेंस वो टूटता है केटाइन और एनाइन में। ठीक है, केटाइन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और एनाइन मीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ओके, तो बेसिकली जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स हैं ये दो तरह के हैं। कुछ जो टूट जाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया KCl, HCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पानी में जाते ही ये टूट जाते हैं, राइट। और कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास ऐसे हैं जैसे शुगर C12H22O11, दिस इज सुक्रोज। ठीक है, आप चीनी को पानी में घोलिए, चाय में डालिए, मिल्क में ऐड कीजिए, चीनी चीनी ही रहेगी, इट विल रिमेन सुक्रोज। ये वाटर में जाकर ऐसा नहीं होगा कि 12 कार्बन अलग हो जाएं, 22 हाइड्रोजन अलग हो जाएं या 11 ऑक्सीजन अलग हो जाए। इट विल नॉट डिसोसिएट। आप इसको किसी में भी डाल दीजिए। ठीक है, देन यूरिया, खेतों में डालते हैं ना यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला मैं बता देती हूं, दिस इज C+O NH2NH2, दिस इज यूरिया, राइट। तो ये टूटेगा नहीं। ओके, अच्छा, इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं विच डू नॉट डिसोसिएट, जैसे स्टार्च, ठीक है, बेंजीन। बेंजीन को आप किसी में भी घोलने की कोशिश कीजिए, इट विल रिमेन बेंजीन, इट विल नॉट डिसोसिएट। ठीक है, तो अब बेसिकली मेरे पास दो तरह के सब्सटेंसेस आ गए, एक जो टूटते हैं, दूसरे जो नहीं टूटते हैं। जो टूटते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो नहीं टूटते हैं वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट, दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब देखो सोडियम क्लोराइड जब सॉलिड है इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसकी कंडक्टेंस नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको गर्म करें और ये आ जाता है मोल्टन स्टेट में, जैसे ही मेल्ट करेगा इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड नमक ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, सॉलिड स्टेट में नहीं करता है। और अगर आप इसको सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर देते हो देन इट फॉर्म्स N पॉजिटिव एक्वस, एक्वस मतलब पानी में घुल गया, एंड क्लोराइड एक्वस। या तो अ सब्सटेंस विच आइदर इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस solution, aqueous means when dissolved in water, can conduct electricity due to the formation of ions is called electrolyte, right? For example, sodium chloride, hydrochloric acid, sodium chloride, potassium chloride, sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, right? Sulfuric acid, etc. तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, उसके ऑपोजिट अ सब्सटेंस विच डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयॉन्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी either in molten state or in aqueous solution are called non-electrolytes. Simple? Okay. Examples भी आपके सामने हैं। अच्छा, अब देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये तो सिंपल हो गया, क्योंकि आयंस बनने हैं, हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करने वाले हैं। तो दो तरह के सब्सटेंसेस हमारे पास रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट को तो जब डिसॉल्व ही नहीं होते हैं, डिसोसिएट ही नहीं होते हैं, तो उनकी कोई टाइप कहां से होगी। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं? डिसोसिएट करते हैं ना,
तो दो बातें होंगी, या तो वो 100% डिसोसिएट होगा या फिर वो लेस देन 100% होगा, या तो वो कंप्लीटली आयोनाइज करेगा या फिर नहीं करेगा। यही इन दोनों की टाइप्स हैं। तो हम इनको जनरली बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नाम से ही पता चल रहा है, राइट? स्ट्रॉन्ग कौन? विच डिसोसिएट कंप्लीटली, ठीक है? सो these electrolytes are completely ionized, that is 100% dissociated. They are 100% dissociated in water or any other polar solvent. क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो पोलर पोलर में घुलेगा, लाइक डिसॉल्व लाइक इन एनी अदर पोलर सॉल्वेंट। वैसे वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, another solvent, for example KCl, NaCl, MgCl2, CaCl2, sodium hydroxide, HCl, sulfuric acid, nitric acid, etc. These are examples of strong electrolytes, right? Sodium hydroxide है, KOH है, okay? अब देखो weak, बिल्कुल इसका उल्टा, जस्ट these are completely, these are not, ठीक है? तो these electrolytes do not ionize or dissociate, one and the same thing, completely, do not ionize completely, ठीक है? ये 100% मतलब completely नहीं होते, ठीक है? Therefore known as weak electrolytes. They dissociate up to small extent. ठीक? फॉर एग्जाम्पल जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे, जैसे CH3COOH, देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फिनोल एक्सेट्रा। तो दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो 100% या कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते, ओके? अच्छा, ये तो 100% और ये थोड़ा कम होते हैं, हमें इनकी स्ट्रेंथ का पता कैसे चलेगा? लेट्स सी दैट। अब स्ट्रेंथ ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम वीक में ही आएगा, मैं अभी उसके बारे में बात करूंगी आपसे। आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है वो वीक में ही आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है? अब देखो, इट इज एक्सप्रेस्ड इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है? इट इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ओके? सो इट मे बी डिफाइंड एज देखो, ये होता है अल्फा। डेफिनेशन में अभी इसकी लिखती हूं, दिस इज अल्फा। इसको हम डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को बाय अल्फा, ओके? तो अल्फा किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो आयॉन्स में स्प्लिट हुए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड इनटू आयॉन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत सिंपल सी बात है।
मान लीजिए आपके पास टोटल थे मैं 100 क्यों लू, लेट इट बी 70, और 70 में से लेट इट बी 40 जो है वो आयोनाइज हो गए, 30 नहीं हुए, 70 में से 40 हो गए। तो अब आप देख सकते हो 35 टू ज़ा 70, तो ये जो हमारे पास इसको डिवाइड करके आएगा दैट विल बी 4 7 7 5 ज़ा 35 40 55.55%। तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयोनाइजेशन दैट इज 55%, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट 55% आयोनाइज हुआ। तो अल्फा हमें यहां बहुत ज्यादा हेल्प देता है। तो आप इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो व्हाट इट विल बी, इट इज द रेशो, इट इज द रेशो ऑफ the molecules of, it is the ratio of molecules of the electrolyte, molecules of the electrolyte which ionize into ions to the total number of molecules of ions. Simple, यही तो लिखा आपने, this is degree of ionization or dissociation. ठीक है, तो it is number of molecules ionized into ions upon total number of electrolyte. ठीक है, done. अब देखो फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आप इसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हो। अब देखो आयनिक इक्विलिब्रियम कैसे आता है। ये रहा मेरे पास एसिटिक एसिड प्लस वाटर, ठीक, तो ये बन गया CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। यहां से H पॉजिटिव इसने रिलीज किया, एसिड ने, वाटर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट विल बी इक्वल टू, अब देखो ये हमारे पास एसिटिक एसिड एक्वस पानी में घुला हुआ, वाटर इज लिक्विड, ठीक है, और ये दोनों ही फॉर्म्स एक्वस, राइट। ये आ गया CH3COO नेगेटिव इंटू H3O पॉजिटिव, डन, डिवाइडेड बाय CH3COOH इंटू H2O। अब ये एक्वस, ये एक्वस, ये एक्वस और ये लिक्विड, और आपको पता है लिक्विड की वैल्यू 1 होगी। तो K किसके बराबर आया, CH3COO नेगेटिव H3O पॉजिटिव अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट क्यों नहीं करता, बिकॉज देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम, ठीक है। वीक जो है डू नॉट डिसोसिएट 100% एज देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की वजह से रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल, therefore there is always ionized as well as unionized electrolyte। समझ आ गई बात, ये unionized and this is ionized, कितना हो गया that will be given by degree of dissociation। तो इट वॉज द मीनिंग ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम कि जब आपके पास प्रोडक्ट साइड में आयॉन्स हैं आप उनको मेंशन करोगे, उन आयॉन्स की जो भी कंसेंट्रेशन होगी आप उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। और इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अ लॉ दैट इज ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ठीक है, वो देखते हैं अभी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय नेम लॉ है, तो it is Ostwald's dilution
लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसके लिए है? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले तो डिसोसिएट हो जाते हैं। दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ए बी, ठीक है, इट विल डिसोसिएट इनटू A positive, B negative, right? In general. For example, अब यहां मैंने लिया CH3COOH। अब मैं वाटर नहीं ले रही हूं, आई एम नॉट टेकिंग वाटर। रीजन, क्योंकि वाटर है लिक्विड और वो अल्टीमेटली हम 1 शो कर देते हैं, तो इट इज जनरली एक्वस एंड व्हाट इट विल गिव CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, केटाइन एंड एनाइन, राइट? ओके। अब शुरू में जब ये डिसोसिएट नहीं हुआ था, व्हेन इट वाज नॉट डिसोसिएटेड, बिगिनिंग में इसकी कंसंट्रेशन क्या थी? 1, और ये दोनों ही क्या थे? 0। आफ्टर सम टाइम जब इन्होंने डिसोसिएट किया, मान लीजिए 1 में से अल्फा डिसोसिएट हो गए, तो बाकी कितने बचे? 1 माइनस अल्फा। अल्फा डिसोसिएट कर गए तो बाकी कितने बचेंगे? 1 माइनस अल्फा। ओके, मान लो शुरू में हमारे पास थे 100 मॉलिक्यूल्स, ओके, 100 में से 50 डिसोसिएट हो गए, ओके। एक मॉलिक्यूल से एक एनाइन बन रहा है और एक केटाइन, तो अगर 50 डिसोसिएट हुए तो 50 ही केटाइन बनेंगे, 50 ही एनाइन बनेंगे। डन। तो ये कितने बचे? 1 माइनस 50। यहां तो आपको 50 2 बार ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक CH3COOH से एक निकलता है एनाइन और एक निकलता है केटाइन। अगर इसके 50 मॉलिक्यूल लिए, 50 ये बनेंगे और 50 ये बनेंगे। डन। बट इट विल नॉट बी सेम ऑलवेज कि आपको यही चीज मिले, ठीक है? हमारे पास कोई अलग भी कंपाउंड हो सकता है। लेट इट बी, हम ले लेते हैं कोई भी, मैं एग्जांपल के लिए, लेट इट बी CaCl2। ये डिसोसिएट करके देगा हमें कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव। अब देखो, एक मॉलिक्यूल एक केटाइन दे रहा है और 2 एनाइन, तो अगर मैं इसको 1 लूं, शुरू में ये दोनों 0 थे, लेकिन अगर इसमें से अल्फा डिसोसिएट हुए तो उसमें से अल्फा ये बनते हैं और ये बनते हैं 2 अल्फा। समझ आई बात? जितने जितने बनेंगे आप अल्फा के आगे उतना लगा दो। ओके, अब इधर देखिए, अप्लाई द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब यहां पे हम केमिकल इक्विलिब्रियम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो K किसके बराबर आएगा? K विल बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। आपको अच्छे से याद है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसेंट्रेशन, और इधर क्या आ गया? कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COO एक्वस, ठीक है? अब कंसेंट्रेशन को हम कैसे लिखते हैं? C के साथ, ठीक है? तो इधर इसकी कंसेंट्रेशन कितनी आई? C इंटू अल्फा, C इंटू अल्फा, नेक्स्ट C इंटू अल्फा, ठीक है? स्क्वायर ब्रैकेट को हटा के जो भी इसकी कंसेंट्रेशन होगी, C अल्फा इंटू ये भी C अल्फा, ये भी C अल्फा, ठीक है? मैं यहीं पे लिख देती हूं, लेट इट बी देयर कंसेंट्रेशन इज C, ठीक है? तो इधर हियर कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू C, ठीक है? C किस में है? ग्राम्स पर लीटर में, तो यहां मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है? तो K विल बी, इसकी जगह पे आ गया C अल्फा और नीचे क्या आ गया? C 1 माइनस अल्फा, दिस इज K। अब देखो, एक C मैंने कट कर दी, what I will get? K, it will be equal to C alpha square upon 1 minus alpha. As dissociation is very small, therefore मतलब अल्फा जो है it is very very small as compared to 1, right? Therefore alpha may be ignored. मैथमेटिक्स में करते हो ना आप, इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो K विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, राइट? और अब मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए, ठीक है? तो
तो मैं इसको ऐसे कर लेती हूं, सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के, अल्फा स्क्वायर विल बी के अपॉन सी, सी क्या है कंसेंट्रेशन, और अल्फा विल बी इक्वल टू अंडर रूट के सी। क्लियर? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन तो ये आ गई हमारे पास। नाउ कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन किसके बराबर है? 1 मोल पर लीटर, जो भी इसका वॉल्यूम होगा 1 मोल पर वॉल्यूम। तो आप यहां लिख सकते हो अल्फा विल बी इक्वल टू अंडर रूट के इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम, और इट विल बी इक्वल टू के इंटू वी, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब हमारे पास अल्फा इट विल बी इक्वल टू के इंटू वी, वेयर K is equilibrium constant and V is volume। ठीक है, ये मेरे पास मुझे दो चीजें चाहिए थी, बस ये दो इक्वेशंस चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको एसिड के लिए लिखना है, फॉर एसिड अल्फा विल बी इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी, और इट विल बी इक्वल टू के ए इंटू वी। एंड फॉर बेस, बेस के लिए अल्फा विल बी के बी अपॉन सी और के बी इंटू वॉल्यूम, अंडर रूट ऑफ के बी इंटू वॉल्यूम। क्लियर? तो ये एसिड के लिए और ये बेस के लिए। तो इट वॉज ओस्टवॉल्स डाइल्यूशन लॉ। क्लियर? अच्छा, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखने लगी। जो आपके पास डेरिवेशन आई है उसी हिसाब से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। thus यहां पे V इज वॉल्यूम एंड C इज कंसेंट्रेशन। ये मैंने पहले भी बताया आपको, जो चीजें आपके पास डेरिवेशन में आई हैं, C इज कंसेंट्रेशन मींस C मोल्स पर लीटर। ठीक है, अब ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है? thus Ostwald's dilution law may be defined as ये रहा Ostwald's law। जो आपके पास इक्वेशन आई है आप उसी को लिखेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, in case of weak electrolytes at a given temperature, the degree of ionization is inversely proportional to square root of concentration, है ना? is inversely proportional to square root of concentration, directly proportional to, या तो inversely या फिर directly, और directly proportional to square root of volume। यही दो इक्वेशंस आई आपके पास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग कितना? 1 मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपने कितना सब्सटेंस लिया था? इट वॉज 1 मोल पर गिवन वॉल्यूम। ठीक है, तो अब या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन, दिस कंसेंट्रेशन शुड बी मोलर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन, और directly proportional to square root of volume of solution containing 1 mole of electrolyte. This is Ostwald's dilution law. और एसिड के लिए क्या होगा? Ka upon C। बेस के लिए क्या होगा? Kb upon C। क्योंकि
ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अगर आप एसिड का एग्जांपल ले रहे हो यू विल राइट सबस्क्रिप्ट ए, अगर आप बेस का एग्जांपल ले रहे हो यू विल राइट सबस्क्रिप्ट बी, राइट। जैसे ये वाला जो एग्जांपल था इट वाज फॉर एसिड, इट इज ए। तो अगर आप बेस लेते हो, लेट इट बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, it will dissociate to give ammonium and OH negative, right? All are in aqueous form. तो इसके लिए जो हमारे पास अल्फा आएगा it will be under root KB upon C और it will be under root KB into volume. और इसका K किसके बराबर लिखोगे? KB. KB will be equal to concentration of ammonium, concentration of OH negative अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। सेम सारा वही का वही, C अल्फा एंड इट विल बी C इंटू 1 माइनस अल्फा, एवरीथिंग विल बी सेम, सिर्फ एसिड की जगह पे बेस आ गया। ओके, इट वॉज ओस्टवॉल्स डाइल्यूशन लॉ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं जिससे हम एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं? देखिए, वी आर हैविंग 3 कंसेप्ट्स। सबसे पहले आर्हीनियस, सेकेंड नंबर पे है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट एंड थर्ड इज ल्यूइस कंसेप्ट। वन बाय वन हम बात करेंगे। तो आर्हीनियस कंसेप्ट इट वाज गिवन बाय आर्हीनियस इन 1884। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ये वही कंसेप्ट है जो आप जानते हैं। एसिड कौन? जो H पॉजिटिव देता है। बेस कौन? जो OH नेगेटिव आयन देता है। यही मैंने लिखा है। एसिड इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विच गिव्स फ्री हाइड्रोजन आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो, फॉर एग्जांपल वो एसिड जिनमें हाइड्रोजन होगी, प्रोटोनिक एसिड्स बोलते हैं उनको, दीज आर नोन एज प्रोटोनिक एसिड्स, राइट। HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH, H3PO4, etc. Okay, let me have one more. H2CO3. ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं प्रोटोनिक एसिड्स, राइट। अब देखो, इन सभी में हाइड्रोजन है, ठीक है। देखना, HCl जब टूटेगा तो देगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HNO3 टूटेगा तो देगा H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड ये ब्रेक करेगा तो इट विल गिव 2H पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव। H3PO3 इसमें से 3 हाइड्रोजन्स निकलेंगे और ये देगा PO4 3 नेगेटिव। ये स्टेप बाय स्टेप भी अगर आप एक एक हाइड्रोजन हटाओगे तब प्रोडक्ट अलग अलग से बनेगा, उसको मैं बाद में बताती हूं। देन दिस इज कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसमें से 2 H पॉजिटिव हटे तो ये बन गया कार्बोनेट। देन एसिटिक एसिड CH3COOH, ये टूटा तो देगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो इन सभी ने H पॉजिटिव दिया, ठीक है। ये देखिए, सभी ने H पॉजिटिव आयन्स लिबरेट किए, दैट इज व्हाई दे आर एसिड्स। डन। अब मैंने आपको बताया ना सल्फ्यूरिक एसिड, इधर बता देती हूं पहले। ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड, जब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा तो ये बना लेगा HSO4 नेगेटिव। इसमें से दूसरा हाइड्रोजन हटा तो ये बना लेगा सल्फेट। समझ गए? इसी तरीके से H3PO4, तो इट विल, जब पहला हाइड्रोजन हटा H पॉजिटिव, H2PO4 1 नेगेटिव, एक और हाइड्रोजन हटा H पॉजिटिव, HPO4 2 नेगेटिव, एक और हटेगा, देन इट विल बी PO4 3 नेगेटिव। स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने डायरेक्ट लिखा है दैट हाउ मेनी टोटल हाइड्रोजन्स इट कैन लिबरेट। उसी तरीके से बेस, बेस इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है? OH, ये ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो एक्वा सोल्यूशन के अंदर वो इसी आयन को देगा। तो फॉर एग्जांपल KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी हाइड्रोक्साइड्स को आप जानते हो
वो सारे के सारे। फॉर एग्जाम्पल अब देखो KOH जब टूटेगा इट विल गिव K पॉजिटिव OH नेगेटिव। सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा इट विल गिव Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब टूटेगा इट विल गिव कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड 2 OH नेगेटिव। अगर मेरे पास होता एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये देगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 OH नेगेटिव, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड देता है NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो दिस इज वेरी सिंपल Arrhenius concept of acid and base. It is the same concept जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो up to 10th level. Next concept is Bronsted-Lowry concept. Very interesting. देखिए acid कौन? An acid is a substance which has tendency to donate H positive, to donate or release H positive ion. सिंपल सेम जो Arrhenius कंसेप्ट था वही है। अब ये जो सब्सटेंस है देखो which has, अब ये सब्सटेंस आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, सब्सटेंस जो है वो आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अभी मैं इसके एग्जांपल्स आपसे शेयर करूंगी। एंड बेस, इट इज अ सब्सटेंस, और ये सब्सटेंस भी या तो आयन होगा और मॉलिक्यूल, विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। ठीक है, और इसको आप बोल देते हो प्रोटॉन। H पॉजिटिव आयन और प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन किसी भी तरीके से आप लिख दीजिए। ओके, अब देखो कोई भी सब्सटेंस जैसे फॉर एग्जांपल HCl, it can release H positive, ठीक, it can release H positive। HNO3, H positive, NO3 negative, it can release H positive। तो जो भी H positive रिलीज कर सकता है that is Bronsted-Lowry acid। तो आप देखो all Arrhenius acids are Bronsted-Lowry acids, right? जो Arrhenius acid है वही Bronsted-Lowry acids है, लेकिन जितने भी Arrhenius bases हैं they will not be Bronsted and Lowry bases। अब देखो मेरे पास है let it be Cl negative, it has tendency to accept H positive and form HCl, है ना सिंपल। HNO3 मेरे पास है नाइट्रेट, इट कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव एंड फॉर्म HNO3। सिमिलरली मेरे पास है वाटर, इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। अब देखो नाइट्रेट, क्लोराइड, ये दोनों ही रादर ये तीनों ही दीज आर नॉट Arrhenius बेसिस। अब अगर मैं बात करूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। कुछ एक एग्जांपल्स, अब बेस के अंदर अकॉर्डिंग टू Arrhenius बेस उनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, दे मस्ट हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और बेस वही है जो OH नेगेटिव देता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये सिर्फ प्रोटॉन की लैंग्वेज में बात करता है, जो प्रोटॉन देता है वो एसिड, जो लेता है वो बेस। अब एक और चीज देखो, दोनों के लिए मेरे पास कॉमन एग्जांपल है। वेल वी आर हैविंग लेट इट बी HCl प्लस वाटर, व्हाट दे विल फॉर्म। HCl ने H पॉजिटिव दिया इसके पास, क्योंकि यहां लोन पेयर होता है ना, तो ये बन गया H3O पॉजिटिव और ये बन गया Cl नेगेटिव। देखो HCl ने
रिलीज किया H पॉजिटिव, डोनेटेड और रिलीज्ड H पॉजिटिव आयन, देयरफॉर HCl व्हाट इज इट? इट इज एसिड। इसने H पॉजिटिव दिया तो ये क्या है? एसिड। ओके, अब देखो वाटर ने क्या किया? एक्सेप्ट H पॉजिटिव, वाटर ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, इट मींस वाटर इज अ बेस, राइट? अब ध्यान से सुनने वाली बात, जब एसिड का H पॉजिटिव हट गया, अब ये बना Cl नेगेटिव। अब इसकी टेंडेंसी है ये H पॉजिटिव ले सकता है, तो इसको हम बेस नहीं बोलेंगे, इट इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस। ये बन गया एसिड का कॉन्जुगेट बेस। अब देखो बेस ने H पॉजिटिव लिया और यहां पे बन गया H3O पॉजिटिव, दिस इज बेस, डोनेटेड H पॉजिटिव, ये है बेस। तो बेस ने H पॉजिटिव लिया तो ये बन गया। अब देखो इसके पास एक H पॉजिटिव फालतू है, ये दे सकता है, तो एसिड बन गया ना, लेकिन कौन सा? कॉन्जुगेट एसिड, राइट? तो आपको याद क्या रखना है? एसिड H पॉजिटिव हटता है तो बन जाता है कॉन्जुगेट बेस, एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है? और जो बेस है ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है और क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। वी आर हैविंग CH3COOH plus H2O, it will form H3O positive and CH3COO negative. यहां से H पॉजिटिव चला गया, तो दिस इज एसिड एंड दिस विल बी कॉन्जुगेट बेस, ठीक है? यहां हुआ -H पॉजिटिव, वाटर ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया प्लस H पॉजिटिव, तो इट एक्टेड एज बेस और ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड, राइट? तो बहुत सिंपल, एसिड में से H पॉजिटिव हटा दीजिए तो बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस, और बेस में H पॉजिटिव ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास देयर आर सर्टेन एम्फोटेरिक स्पीशीज, ठीक है? ये तो आपने देखा, एक एक एग्जांपल थी। अब देखो व्हाट आर एम्फोटेरिक स्पीशीज, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्फोटेरिक स्पीशीज क्या है? वो स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट और डोनेट, जो दोनों ही काम कर सकते हैं, ठीक है? सब्सटेंसेस which can act as acid, मतलब donate H positive as well as accept H positive, ठीक है? act as well as act as base means accept H positive are called, एम्फो का मतलब होता है दो तरह की नेचर, एम्फोटेरिक स्पीशीज, राइट? अब एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल वाटर, यहां पे वाटर कैसे एक्ट कर रहा है? बेस। ओके, लेट मी हैव वन मोर एग्जांपल। ये रहा NH3 प्लस वाटर। अब देखना, NH3 के ऊपर है लोन पेयर, वाटर में से निकला H पॉजिटिव और वो इसके पास आ गया, ये बन गया NH4 पॉजिटिव अमोनियम और ये बन गया OH नेगेटिव, ठीक है? अब आप ध्यान से देखिए, वाटर से बन गया OH नेगेटिव, यहां हुआ -H पॉजिटिव, और NH3 से बन गया NH4, यहां हुआ +H पॉजिटिव। हाउ इट एक्टेड? इट एक्टेड एज बेस and water acted as acid.
और इस बेस से बन गया यहां पे कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि अब ये H पॉजिटिव दे सकता है, और ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। एसिड से बनेगा कॉन्जुगेट बेस। पेपर के अंदर आपको कुछ स्पीशीज लिख के दी जाएंगी और पूछा जाएगा इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखो या इसका कॉन्जुगेट बेस लिखो, कुछ उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब ये है वो क्वेश्चन जो पेपर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, दिस इज अनदर क्वेश्चन। आपको इसका कॉन्जुगेट बेस लिखना है, ये सारे नहीं आएंगे, आपको ये आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यू हैव टू राइट कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको लिखना है कॉन्जुगेट बेस, ओके। ये रहा कॉन्जुगेट बेस। बेस है तो इधर उसका उल्टा होगा, एसिड। एसिड का बनता है कॉन्जुगेट बेस, कैसे? H पॉजिटिव हटा दो एसिड से और वो बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। यही करना है। माइनस H पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव में से H पॉजिटिव हट गया तो क्या बचा? H2O। माइनस H पॉजिटिव, इसमें से एक H पॉजिटिव हट गया तो ये बचा SO4 2 नेगेटिव। जोड़ो जरा इसको, +1 2 नेगेटिव, नेट चार्ज -1। दोनों का चार्ज टोटल होके इसके बराबर आना चाहिए। माइनस H पॉजिटिव तो ये बन गया NH3, आ गया चार्ज। इसमें से माइनस H पॉजिटिव तो क्या बचा? F नेगेटिव। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव इक्वल टू 0, न्यूट्रल। माइनस H पॉजिटिव तो ये बना CH3COO नेगेटिव, प्लस माइनस न्यूट्रल। माइनस H पॉजिटिव CH3 NH3, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इट विल बी CH3NH2, हो गया। H3PO4, एक H हटाया, यहां बचे 2 हाइड्रोजन PO4, नेट चार्ज -1। एक पॉजिटिव हटा तो नेट चार्ज इसके ऊपर एनाइन के ऊपर आएगा। माइनस H पॉजिटिव, इट इज ऑलरेडी हैविंग -1 चार्ज, एक हाइड्रोजन और कम हो गया एंड इट विल बी हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक पॉजिटिव और चला गया। 2 नेगेटिव +1 आ गया -1। माइनस H पॉजिटिव एंड इट विल गिव PO4 3 नेगेटिव। देख लीजिए, +1 -3, नेट चार्ज -2। डन, बहुत सिंपल है। अब इसका आपको लिखना है कॉन्जुगेट एसिड, मतलब ये खुद क्या है? बेस। और जो बेस है वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है और बना लेता है कॉन्जुगेट एसिड। वही काम हमें इधर करना है। ऐड कर दीजिए H पॉजिटिव, कितने हाइड्रोजन हो गए? 2, H2O। ऐड कर दीजिए 1 H पॉजिटिव, हाइड्रोजन कितने हो गए? H2, -2 +1, नेट चार्ज -1, तो ये बन गया H2PO4 -1। ठीक, नेक्स्ट H2PO4 1 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस नेगेटिव न्यूट्रल H3PO4 प्लस H पॉजिटिव। H पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नाइट्रोजन के पास, इट विल फॉर्म CH3NH3 पॉजिटिव, न्यूट्रल +1, नेट चार्ज पॉजिटिव, ओके। H पॉजिटिव ऐड किया, +1 -1 H2S, CO3 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये बन गया HCO3 -2 +1, नेट चार्ज -1, ये लीजिए। नेक्स्ट HCO3, ओके, लेट इट बी +1, हाइड्रोजन हो गए 2, H2CO3 -1 +1 न्यूट्रल। Cl नेगेटिव, it will accept 1 H positive and form HCl, neutral. CH3COO plus H positive, it will form CH3COOH -1 +1 neutral. HSO4 -1, okay, +1, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, H2SO4 -+0, ओके। यहां आया प्लस H पॉजिटिव, ये बना HSO4, चार्ज क्या लिखूं? -2 +1, नेट चार्ज -1. So it was how you have to write conjugate acid or conjugate base of the given acid or base. Next concept is Lewis concept. अब देखो ये concept ब्रॉन्स्टेड, लॉरी एंड आर्हेनियस दोनों से ही डिफरेंट है, ठीक है। Lewis acid and Lewis base. एसिड वो सब्सटेंस जो
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। अब हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल की बात नहीं हो रही, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स ओनली। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके दैट इज एसिड, और जो दे सके दैट इज बेस। तो एसिड कौन है? दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। और बेस कौन है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ये हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, या तो होंगे हमारे पास केटाइंस या होंगे न्यूट्रल स्पीशीज। न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग इनकंप्लीट ऑक्टेट, जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, देखते हैं। अब केटाइंस, कोई भी केटाइन, Na पॉजिटिव, Ka पॉजिटिव, कैल्शियम पॉजिटिव, आयरन पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, कोई भी केटाइन आप ले सकते हो, दैट विल बी ल्यूइस एसिड। न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, देखो BeC है ना, इसके साथ BF3, AlCl3, FeCl3, ठीक है, BeH2, जिनकी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देखो इसके अराउंड 2 Cl2, बेरिलियम के अराउंड 2 Cl, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 4। BF3 6 इलेक्ट्रॉन्स, AlC 6 इलेक्ट्रॉन्स, FeCl3 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, आप मेंशन कर दीजिए इट इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज हैविंग 6, इट इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, FeCl3 इट इज आल्सो हैविंग 6 एंड इट इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। राइट, आप अपने नोट्स को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको और भी डिटेल में दे देती हूं। BeCl2 4 इलेक्ट्रॉन्स, BF3 6 इलेक्ट्रॉन्स, FeCl3 6 इलेक्ट्रॉन्स, BeH2 4 इलेक्ट्रॉन्स, एटसेट्रा। तो दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, अब इधर देखो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, फॉर एग्जांपल इट इज आल्सो ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से? या तो एनाइन होंगे, एनाइन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, आयोडाइड, जिसके ऊपर भी आपको नेगेटिव चार्ज नजर आता है वो सारे के सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। PO4 3 नेगेटिव, क्लियर, HCO3 1 negative, H2PO4 1 negative. Any species which is having negative charge over it, that will act as Lewis base. दूसरा, neutral molecules. Neutral molecules having lone pairs, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, अमोनिया के पास लोन पेयर, वाटर, वाटर के पास लोन पेयर, एमीन्स RNH2 लोन पेयर। ठीक है, एटसेट्रा। तो दीज आर ल्यूइस एसिड्स एंड बेसिस। डन। ओके, अब देखो किस तरीके से ये लोग इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं या डोनेट करते हैं। तो उसको हम बोल देते हैं ल्यूइस कॉम्प्लेक्स। जो भी इनका आपस में शेयरिंग होगी दैट इज कॉल्ड ल्यूइस कॉम्प्लेक्स। हाउ? ये है मेरे पास अमोनिया, ये रहा H पॉजिटिव। नाउ दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको डोनेट हो जाता है। देन हाउ इट विल रिटर्न H H H, तो ये बन गया। अब H पॉजिटिव का चार्ज किस पे आ गया? नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर उसको दे दिया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो और NH4 पॉजिटिव। ठीक, इसी तरीके से ये रहा वाटर, वाटर को मैं ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस वाटर के पास है 2 लोन पेयर लेकिन डोनेशन एक ही होती है, H पॉजिटिव। अगेन इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये लोन पेयर इसको मिल गया, ये ऐसे जुड़ गया। अब इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज।
और आप इसको कैसे लिखते हो? एज हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। ओके, अब एक मेरे पास सब्सटेंस है NH3 विद लोन पेयर, दूसरा मेरे पास है BF3। तो दिस इज ल्यूइस एसिड, दिस इज ल्यूइस बेस। इसकी है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। अब अमोनिया ने लोन पेयर इसको दे दिया, एंड हाउ इट विल बी रिटर्न देखिए, NH3, ठीक है। NH3 को नाइट्रोजन मैं इधर लिखूंगी क्योंकि डोनेशन नाइट्रोजन से है और हाइड्रोजन इधर, और ये बन गया BF3। ये एरो ऐसे डाला जाएगा कि इसके हेड के आगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा और इधर डोनर, इसकी टेल वाली साइड डोनर होगा। इट इज शोन लाइक दिस। तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो कौन है? बेस। डेफिशिएंट है तो कौन है? एसिड। डेफिशिएंट है तो कौन है? एसिड। रिच है तो कौन है? बेस। क्लियर? बहुत सिंपल है इसको, और इसको हम बोल देते हैं ल्यूइस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसमें हम दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आपने ये चीज पहले करके आए हो शुरू में, जहां आप कोऑर्डिनेशन बॉन्ड करते थे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, बॉन्डिंग तो है लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम से आ रहे हैं, ठीक है। ये रही ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन आई, इसके पास 6 हैं, ये ऑक्टेट्स इनकी कंप्लीट। अब क्या करें? इस ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और ये बन गया डबल बॉन्ड, यहां इसके कंप्लीट। अब ये एरो में आ गए, इसके इलेक्ट्रॉन जो थे ना ये वाले, वो इस एरो के अंदर आ गए और इधर। अब आप देखो सभी की ऑक्टेट कंप्लीट, 2 2 4 2 6 2 8 2 4 6 2 8 2 4 6 2 8। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स donated by, let it be A, B, C, donated by oxygen B, but shared by both B and C. That is why it is known as coordinate bond. तो जितने भी ल्यूइस एसिड बेस, अब ये बन गया हमारे पास ल्यूइस कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर डोनर भी है, this is donor, this is acceptor. This particular oxygen is acting as donor और ये वाली ऑक्सीजन it is acting as acceptor. तो डोनर से जो इलेक्ट्रॉन आए, एक्सेप्टर ने उसको एक्सेप्ट किया, शेयर किया, डोनेशन एक से लेकिन शेयरिंग दोनों में। दैट बॉन्ड इज पर्टिकुलरली नोन एज आयनिक बॉन्ड, और ये हमेशा ऐसे एरो के साथ शो किया जाता है, ठीक है। एरो के हेड के आगे आएगा एक्सेप्टर और टेल पे कौन होगा? डोनर। तो इस तरीके से जो ल्यूइस का कंसेप्ट है ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और आई मस्ट से ल्यूइस एसिड एंड बेसिस, they are the base of coordinate bond. So it was all about today's lecture. Today you learned about ionic equilibrium, Ostwald's dilution law, and yes, various concepts of acids and bases. तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट को लेकर। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड यस, कंप्लीट योर नोट्स।